नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जीवामृत बनाने की विधि और इसके प्रयोग के फायदे। स्वीट कॉर्न मक्के की खेती से कमा सकते हैं अधिक आमदनी। आजकल खेती बाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जाता है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको जीवामृत बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसे कि जीवामृत की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्राकृतिक खेती है उसके जो 4 स्तंभ हैं उनमें से जो एक स्तंभ है वो है जीवामृत। और जो जीवामृत है उसका महत्व ये है कि ये पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक खेती में। किसान भाई अधिक पैदावार की चाह में खेती में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बेहद ही आसान है और वे है जीवामृत। इसे किसान अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से बना सकते हैं और फसलों में उपयोग करके लागत को कम करने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। जीवामृत जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, जीवों के लिए अमृत। तो जो प्राकृतिक खेती है वो सूक्ष्म जीवों की खेती कही जाती है और जो जीवामृत है वो एक तरह का जामन का तरह काम करता है। जैसे कि 1 चम्मच जामन दही का मिलाते हैं तो पूरी के पूरी दूध को दही में बदल देता है। इसी तरह से जो जीवामृत है पूरी भूमि को उस कल्चर से क्या करेगा कि वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण कराता है। उसके साथ साथ ये जैव उर्वरक का काम भी करता है। महत्वपूर्ण बात है, ये किसी भी तरह की फसल पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। और कुछ ही सामग्री जो कि आपके घर में अवेलेबल है, जो आपके गांव में अवेलेबल है, उससे हम इसको बना सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए जब जीवामृत हम बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी के साथ हमें चाहिए 10 kg आपका देसी गाय का गोबर, फिर 10 लीटर हमें चाहिए देसी गाय का गौमूत्र और 2 किलो चाहिए हमें बेसन, 2 किलो चाहिए हमें गुड़ और 1 किलो ऐसी मिट्टी जिसे हम ऐसी मिट्टी जो कि हम बरगद के पेड़ के नीचे से या पीपल के पेड़ के नीचे से लें, जहाँ पर कोई भी रसायन का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो ये जो 6 सामग्री है ये चाहिए होती है आपकी जीवामृत बनाने के लिए। बनाना कैसे है, आपको एक प्लास्टिक का कंटेनर लेना है जिसमें 200 लीटर पानी आपका आ जाए। तो आपको उसमें 200 लीटर पानी भर लेना है और पानी भरने के साथ आप में उसको क्या करना है, 10 जो किलो आपका देसी गाय का गोबर है उसमें घोल लेना है। और ये यहाँ पर बात याद रखने वाली है कि जो गोबर है वो जितना ताज़ा होगा वो उतना अच्छा होगा जीवामृत बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप जो 10 लीटर आपका गौमूत्र है उसको उसमें मिला दीजिए।
फिर अलग से थोड़े से पानी में आप क्या कीजिए कि बेसन, जो 2 किलो बेसन है, उसका घोल बनाकर जब वो पूरी अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए उसको फिर उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा गुड़ है 2 किलो वो भी हम उसमें मिला देते हैं, और जो 1 किलो आपकी जो सजीव मृदा है उसको भी हम उसमें मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह आपको घुमा लेना है, और घुमाते हुए आपको ये चलाते हुए याद रखना है कि जो इसकी दिशा होनी चाहिए वो दिशा होनी चाहिए घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में इसको आपको घुमाना है। और आपको 72 घंटे के लिए, मतलब आपको 3 दिन के लिए इसको ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। और इसके जो आपका जो ड्रम आपने लिया है उसको हमें ढक देना चाहिए, और ढकने के लिए या तो कपड़ा या फिर आपका जो टाट का बोरा हो जिसमें से कि आपकी हवा आर पार जा सके। कभी भी हमें इसे इस तरह के ढक्कन से बंद नहीं करना चाहिए जिससे कि इसकी जो अंदर विषैली गैसें हैं वो बाहर ना निकल पाए, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखनी है इसमें कि प्लास्टिक का कंटेनर हो। दूसरी बात, आप जब इसे 3 दिन के लिए छोड़ें तो इसे छायादार ही जगह में रखना चाहिए, इसे धूप नहीं लगनी चाहिए। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जब आप बेसन मिलाएं तो एक साथ ना मिलाएं वरना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। बेसन को आप अलग से मिला लें और उसे मिलाने के बाद इसमें इसको मिश्रित कर लेना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं कि इसको उपयोग कैसे करना है। तो जीवामृत का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जब आप बुआई कर रहे हैं किसी फसल की या आप अपनी भूमि तैयार कर चुके हैं तो 200 लीटर जो जीवामृत बना है उसका हम 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जो आपका सिंचाई का पानी है जहाँ से जा रहा है उसके साथ मिलाकर भी इसको छोड़ा जा सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी फुहारे की हेल्प से या आपका हजारा की हेल्प से इसको छिड़काव कर सकते हैं, या फिर बाल्टी में लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं अपने छोटे छोटे जो मग्गे हैं उसके हेल्प से भी इसको बिखेर सकते हैं। और उसके बाद 21-21 दिन के अंतराल पर इसका स्प्रे किया जाता है। तो 13 लीटर पानी और 2 लीटर जीवामृत जो कि आपका कपड़े से छना हुआ होना चाहिए उसे डालकर आप क्या करें, अच्छे से मिला लीजिए और नैपसैक स्प्रेयर के मतलब उपयोग कर आप अपनी पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में नमी आते ही जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। घन जीवामृत से बीजों का अंकुरण भी अधिक मात्रा में होता है। घन जीवामृत के उपयोग से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। घन जीवामृत के उपयोग से आप रासायनिक खेती की अपेक्षा कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की चमक और स्वाद दोनों बढ़ता है। इसमें ऐसा कोई तत्व नहीं होता जो किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार किसान भाई कम लागत में घन जीवामृत का खेती में प्रयोग करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसमें जो फायदे देखने को मिलते हैं, एक तो ये पोषक तत्व प्रबंधन करता है पौधे का, फिर जितने आपके ज़्यादातर जो जीव है या जो आपके कीट हैं या आपके जो रोग हैं उनसे भी इसमें क्या करता है, आपके पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ताकि उसके ऊपर वो उसका अटैक ना हो पाए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। स्वीट कॉर्न की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के कारण इसको डिब्बा बंदी करके निर्यात भी किया जा रहा है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में स्वीट कॉर्न की वर्ष भर खेती करके किसान भाई कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उत्तम विकल्प हो सकती है। सामान्य मक्के की भांति ही स्वीट कॉर्न की खेती भी की जाती है। तो चलिए इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय जिला राज्य की अधिष्ठाता डॉक्टर राघव ठाकुर से।
आपसे आज मीठा मक्का, स्वीट कॉर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह भी एक प्रकार का मक्का ही है, जिसको आजकल काफ़ी शहरों में काफ़ी इसको लाइक किया जाता है और इससे काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। जिस तरह से आप मक्का की खेती करते हैं, उसी तरह से स्वीट कॉर्न की भी खेती किया जा सकता है। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। पहला बिंदु है भूमि का चयन। मक्का आप जानते हैं कि हेवी फीडर क्रॉप है, इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो वैसे खेत का चुनाव करें जिसमें कि आपका न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ज़्यादा हो, प्लस जल धारण क्षमता भी ज़्यादा हो और भूमि से जल निकास भी अच्छा होता हो, वैसे भूमि का चयन करना चाहिए। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। ध्यान रहे, हमने कहा है कि इसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, तो अंतिम जुताई के समय करीब 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से FYM छिड़क कर और खेत में मिला देना चाहिए। अब बारी उठता है कि फर्टिलाइजर हम कैसे दें। फर्टिलाइजर इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। 1 हेक्टेयर में 120 किलो नाइट्रोजन, तो आप बुआई के समय 130 किलो DAP, फास्फोरस करीब बुआई के समय 130 किलो DAP और करीब 68 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए प्रति हेक्टेयर। जिस टाइम आप नी हाई स्टेज करीब 30 से 35 दिनों के बाद घुटने वाली अवस्था आती है, उस टाइम भुड़काव करना चाहिए करीब 25 किलो यूरिया। खरपतवार निकाल करके पौधे के पास इसको दाना को डाल दें और तब मिट्टी चढ़ाएं। तो और इसके बाद 1/4 यूरिया जो 25 किलो फिर होता है, वह जिस टाइम टेसलिंग धनबाल आता है उस टाइम देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने फर्टिलाइजर को बांट के देंगे तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, पौधा का बरबार ज़्यादा होगा और उपज भी आपको अच्छा मिलेगा। उपयुक्त किस्म इसके लिए है माधुरी, प्रिया और बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2। इसका बीज चयन करें। सावधानी यही रखें कि जितना भी हमने किस्म बताया है, यह सब कम अवधि वाली फसल है। माने कम अवधि का मतलब कम दिनों में यह तैयार होता है। अब बारी आता है कि सोइंग टाइम, सीड रेट। स्वीट कॉर्न के लिए सीड रेट कहा गया है 4 किलो प्रति एकड़ या 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसका पंक्ति टू पंक्ति करीब 75 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 2.5 फुट, और सीड टू सीड या पौधा से पौधा करीब 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। इस तरह से यदि आप करेंगे तो करीब 1 एकड़ में 20-22 हजार पौधे मिलेंगे और 1 हेक्टेयर में करीब 53,000 पौधे मिलेंगे। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजीन की 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जैसे आप अनाज के लिए जो मक्का करते हैं तो उसके लिए आप ग्रेन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जबकि स्वीट कॉर्न में हमको फसल को पकने नहीं देना है। फसल में जैसे ही
धनवाल आया, उसके बाद टेसलिंग होता, सिल्किंग होता है। तो पॉलिनेशन के करीब 20 दिनों के बाद इसका कॉब को, भुट्टा को हार्वेस्ट किया जाता है। भुट्टा को हार्वेस्ट करते समय आप देखेंगे दाना में दूध निकलता है। दाना में दूध निकलता है तो समझना चाहिए कि अब हमारा हार्वेस्ट करने लायक हो गया है। इसमें इस टाइम यदि आप तोड़ेंगे, भुट्टा को तोड़ेंगे, तो दाना में करीब 70% पानी उपलब्ध रहेगा और इसमें जो शुगर कंटेंट होगा, चीनी की मात्रा होगी, करीब 10 से लेके 20% तो होता है। इसीलिए यह खाने में मीठा लगता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान अमरूद की बाग लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस समय इन बागों की उचित देखरेख करना जरूरी होता है, नहीं तो कीट और रोगों के प्रकोप से अमरूद के पौधे और फल खराब होने लगते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो आप इस समय इन बागों में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी लेते हैं प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल से। इस समय जो हमारे अमरूद के बगीचे फलन पे हैं, उसमें मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो सावधानी रखनी है या ध्यान देनी बातें हैं, उसमें मुख्य रूप से है, सबसे पहला ये है कि सिंचाई प्रबंधन का। और लगभग इस समय प्रति वृक्ष जो है हमको 7 दिन से 8 दिन या 10 दिन के अंतर से, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो हमको लगभग जो है 15 से 20 लीटर पानी उसको प्रति वृक्ष अभी इस समय देना उपयुक्त रहेगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं, जिनकी वजह से बाग में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होने लगता है। इसलिए बाग में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे फलों का उचित विकास होता है और अमरूद का अधिक उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, इस समय कुछ कीड़े जो हैं हमारे अमरूद के बगीचे में काफ़ी परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो इसमें जो मुख्य कीड़ा है, जिसको आप सभी जानते हैं, फल मक्खी के रूप में, और यह जो है जब फल अपने आप प्री मैच्योर अवस्था में टपक के गिर जाता है, तो हम जब उसको ऐसे फलों को देखते हैं खोलकर, तो उसमें से इल्लियाँ दिखती हैं। तो ये इल्लियाँ नहीं हैं, एक्चुअली में ये फल मक्खी के मैगट हैं। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं शाम के समय। और यदि इस तरह की मक्खी आपके बगीचे में दिखाई दे रही है, तो इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैविक में करना चाहें तो नीम के तेल का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। नीम की बिनोला से जो एक्सट्रैक्ट बनता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि बाग में फल मक्खी का प्रकोप पहले भी हुआ है, तो फलों की समय समय पर तुड़ाई करें। प्रभावित फलों को खेत से बाहर निकालें और नष्ट कर दें। कीट दिखाई देने के बाद खेत में 5 फीट की ऊंचाई पर मिथाइल यूजेनाल ट्रैप लगाएं, जो फल मक्खी के कीट को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देती है। यदि रसायन पे जाते हैं, तो रासायनिक कीटनाशक दवा में मुख्य रूप से जो सबसे अच्छा कारगर है वह है नुमान। इसकी जो है हम 2 मिलीलीटर प्रति मिलीलीटर पानी के मान से जहाँ जहाँ पर नीचे की शाखाओं में झुंड में बैठे हैं मक्खियाँ, उस समय हम छिड़काव करेंगे तो वो मक्खियों पे सीधा वार होगा और अपने जो
लगे हुए जो फल हैं उसको सुरक्षित रखें। इसके साथ ही साथ इस समय जो है इंडर वाला एक कीड़ा होता है, इसका भी प्रकोप अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इस कीड़े का प्रकोप आना प्रारंभ हो जाएगा। आप जब अमरूद के बगीचे में घूमते हैं तो आप देखते हैं कि उनका एक्सक्रेटा या उनका मल जो है तने पे लटकता हुआ जाले के रूप में दिखाई देता है। और ये जो उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। तो ये जो जिसको हम बार्क ईटिंग कैटरपिलर या छिलके खाने वाली इल्ली भी कहते हैं, तो पहले उसको अच्छे से सफाई कर लें। और सफाई करने के बाद जो रुई होता है या कॉटन के जो पोहे होते हैं उसमें कोई भी आप जो है जला हुआ डीजल का जो तेल रहता है अपने ट्रैक्टर से निकलता है उसमें डुबा के, या कोई भी हम कीटनाशक दवा भी ले सकते हैं, उसमें डुबा लें और उस छेद को जो है कोई भी तार के माध्यम से अंदर जो रुई के पोहे हैं उसको अंदर इंसर्ट कर दें। और इसके बाद जो है थोड़ी सी मिट्टी लगाकर छेद बंद कर देते हैं, तो हम जो है वहीं के वहीं जो इल्ली को वहाँ कर बैठी हुई है अंदर उसको खत्म कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धाधौर, जिला जमुई के कृषक पंकज महतो ने। ये मिर्च की फसल में श्याम वर्ण रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पंकज महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है और ये क्लोटोटाइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। ये बीमारी का जो है कारक जो है फफूंद जनित है और ये बीमारी जो है इसके होने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए। और उस उपयुक्त वातावरण में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान हो और नमी जो है 90 से 95% के आसपास हो, वैसी स्थिति में इसका प्रकोप काफी बढ़ जाता है। श्याम वर्ण रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदु नुमा रोग जनक की संरचनाएं बनती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस रोग का हम पहचान कैसे करें। इस रोग को पहचान करने के लिए क्या है कि सबसे पहले इसके पत्तियों पर लक्षण आते हैं। पत्तियों पर जो है आपको भूरे और काले रंग के धब्बे बनते हैं और जिसके धब्बे के किनारे जो है पीला जो है जलधारित टाइप का धब्बे बनते हैं। तो पत्तियों पर जो है धब्बे बन जाते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। दूसरी जो है इसकी टहनियाँ से होती है जिसको हम डायबैक बोलते हैं, डायबैक डिजीज। ये ऊपर की टहनियों से मुरझाना शुरू होते हैं और नीचे तक सूखते जाते हैं। तो ये तनों पर इसका लक्षण देखा गया। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है जब इसके फलों पर प्रकोप इसका बढ़ जाता है। फलों पर भी जो है खासकर जो फल जो लाल मिर्च होते हैं उस पर इसका ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, ज़्यादा इसमें फैलाव देखा गया है। और इसमें जो है जो फल लगते हैं उस फल में भी जो है गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। वो धब्बे आपस में मिलके बड़े हो जाते हैं जिसके कारण जो है वो जो हमारा जो मिर्च है उसका जो है फल का आकार विकृत हो जाता है, जिससे इसकी काफ़ी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हो जाती है। रोग की रोकथाम के उपाय: खेत में खरपतवारों का प्रकोप होने पर फसल में निराई गुड़ाई पर खरपतवारों को निकाल दें। उचित फसल चक्र अपनाएं तथा स्वस्थ और प्रमाणित बीज बोएं। बुआई बीजों को उपचारित अवश्य करें। रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही डाइथेन M45 के 0.25% का घोल का 7 दिन के अंतराल पर आवश्यक अनुसार छिड़काव करें। मिर्च की राग रोधी किस्मों को लगाएं जिनमें रोग रोधी क्षमता को, जैसे पूसा, सदाबहार, अर्का हरिता, अर्का मेदना, अर्का श्वेता, पतसी 1 आदि किस्में लगा सकते हैं। अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है। दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई
जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।